बोलचाल की भाषा में हम एक मेटाफोर अक्सर यूज़ करते हैं और वो है मायोपिक विज़न। ये कहते हुए अक्सर सुने जाते हैं लोग कि द पर्सन हैज़ मायोपिक विज़न और दैट पर्सन हैज़ मायोपिक विज़न। इसका मतलब ये होता है कि किसी पर्सन के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो सिर्फ नियर गेन को देख रहा है, उसके फार रीचिंग कंसीक्वेंस को नहीं देख रहा है। मतलब उसको सिर्फ निकट में होने वाले फ़ायदे दिखाई दे रहे हैं, दूरगामी उसके क्या परिणाम होंगे इससे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेलकम टू फिज़िक्स अबॉर्ड। दिस इज़ सेकेंड लेक्चर ऑन द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और इस लेक्चर का जो डिस्कशन है वो है डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। डिफेक्ट्स को डिजीज़ कभी मत समझिएगा, ये डिजीज़ नहीं होती है, ये सिर्फ एक डिफेक्ट है जिसको करेक्ट किया जा सकता है। जनरली इसमें हम 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विज़न को देखेंगे। उसमें पहला मायोपिया है जिसको मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस किया है। लेट्स स्टार्ट विथ मायोपिया। सो डिफेक्ट्स ऑफ विज़न में 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स हम लोग अभी स्टडी करेंगे। हिंदी में इसे दृष्टि दोष भी कहते हैं। पहला है मायोपिया। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस ये वो सिचुएशन है जिसमें कोई भी पर्सन, if a person is able to see only nearby objects clearly and unable to see clear figure of any object located far by। मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस में एक पर्सन जिसको ये डिफेक्ट है वो नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, बट उसको फार बाई ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देती है, ब्लर्ड दिखाई दे, साफ साफ नहीं दिखाई देगी। इसमें क्या होता है, द साइज ऑफ द eyeball becomes too large। काफ़ी बड़ा हो जाता है आई बॉल का साइज, जिसके कारण क्या होता है कि फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस decreases and converging power of eye lens increases। कन्वर्जिंग पावर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि पावर इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। सो कन्वर्जिंग पावर यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है नॉर्मल केस से कंपेयर करके, ये मैं लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जस्ट एज इट इज़ लिखा गया
कि फोकल लेंथ क्या होता है, डिक्रीज़ कर जाता है, नॉर्मल से डिक्रीज़ कर जाता है। फोकल लेंथ नॉर्मल आई के कंडीशन से डिक्रीज़ कर जाता है और देयरफॉर नॉर्मल आई के कंडीशन से कन्वर्जिंग पावर, ये कन्वर्जिंग पावर है, कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस इंक्रीज कर जाता है। यानी नॉर्मल कंडीशन जो आई की होती है उसके साथ इस डिफेक्ट को आपको कंपेयर करके समझना है। टू लार्ज को आप टू लॉन्ग भी लिख सकते हैं या इसे गेट एलोंगेटेड भी कह सकते हैं, यानी इसके अंदर खिंचाव आ गया है, आई बॉल के अंदर खिंचाव आ गया है। सो द साइज ऑफ द आई बॉल गेट एलोंगेटेड, बिकम्स टू लार्ज, बिकम्स टू लॉन्ग। अब आइए फिगर के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये नॉर्मल साइज है आई का और ये उसकी कॉर्निया। नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट फार ऑफ प्लेस पे डाला हुआ है तो क्या है, रे एकदम पैरेलल जाती है और यहाँ पर कन्वर्ज करने के बाद आई लेंस के थ्रू, लेंस यहाँ पे मैंने नहीं बनाया है, वो क्या होती है, एग्जैक्टली रेटिना पर फॉर्म कर जाती है। ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जब आई बॉल लॉन्ग हो जाता है या एलोंगेटेड हो जाता है या लार्ज हो जाता है, कुछ ऐसा हो गया आई बॉल, मान लीजिए ऑब्जेक्ट पर्सन के फॉर्म में यहाँ पर रखी हुई है। अब ये रे ऑफ लाइट पैरेलल ऐसे और यहाँ से रे ऑफ लाइट ये ऐसे पैरेलल। अब यहाँ से कन्वर्ज करने के बाद कुछ ऐसे होते हुए ये जा रही है और देखिए रेटिना के बहुत पहले फॉर्म कर चुकी है। सो ये नॉर्मल कंडीशन था और यहाँ पर क्या हो रहा है, आई बॉल लंबा हो जाने के कारण, टू लार्ज होने के कारण या एलोंगेटेड हो जाने के कारण आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज कर जाती है और रेटिना के बहुत पहले क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो जा रहा है। नाउ इसको करेक्ट करने के लिए एक लेंस का यूज़ करते हैं और वो लेंस है फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया, डाइवर्जिंग लेंस ऑफ suitable focal length is used। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको एक डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ करना पड़ेगा ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। डाइवर्ज करने का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो रे ऑफ लाइट यहाँ फॉल करेगी वो हल्की सी बेंड करेगी, ठीक है, बहुत हल्की सी। मैं आपको बिगर करके दिखा रहा हूँ सो दैट आप समझ पाइए कि ये बेंड कर गई है। अभी मैं इसमें इंटर नहीं करा रहा हूँ, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इसको पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो देखिए प्रोजेक्शन के बाद ये एक इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज यहाँ पर बना रहा है जब आप पीछे की तरफ इसको ट्रेस करेंगे तब। ओके, इस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन रहा है, किसके कारण, इस दिए हुए ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज इस दिए हुए डाइवर्जिंग लेंस के कारण बन रहा है। अब ये जो वर्चुअल इमेज है यही इस दिए हुए आई लेंस के लिए क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसने क्या किया है, इस लेंस ने नेचुरली ऑब्जेक्ट को क्लोज ला दिया है। देयरफॉर ये जो वर्चुअल इमेज अब बन रहा है इस लेंस के यूज़ होने के कारण वो इमेज
क्या हो रहा है, नज़दीक आ गया है, इस ऑब्जेक्ट को क्लोज़र ला दिया है। ये पॉइंट जो है वो फार पॉइंट कहलाता है, फार पॉइंट ऑफ मायोपिया फॉर डिस्टिंक्ट विजन। साफ साफ दिखने का कौन सा पॉइंट है, वो मायोपिया के लिए फार पॉइंट है, जहां पर ऑब्जेक्ट अब ऐसा लग रहा है आई को कि ऑब्जेक्ट क्लोजर आ गया है इस लेंस के यूज होने के कारण। देयरफॉर दिस इज डिनोटेड थ्रू द लेटर एफ एंड नोन एज फार पॉइंट ऑफ मायोपिया फॉर डिस्टिंक्ट विजन। सो डाइवर्जिंग लेंस लगाने का फ़ायदा आप देख लीजिए। फिगर से क्लियरली आप समझ सकते हैं कि जो इमेज रेटिना पर नहीं बन रहा था, डाइवर्जिंग लेंस के यूज़ होने के कारण अब वो जो ऑब्जेक्ट है उसका एक वर्चुअल इमेज बन गया है इन फ्रंट ऑफ द आई, और यही इमेज अब इस आई के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह सर्व कर रहा है। और इसी कारण से अब जो ये रे, मैंने बोला था पहले ही कि मैं ज़्यादा मोड़ के दिखा रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए, ये बहुत हल्का सा बेंड करेगा कुछ ऐसे, ठीक है, और ये आई में फिर एंटर कर जाएगा कॉर्निया के थ्रू, बहुत हल्का सा, देखिए बहुत हल्की बेंडिंग होगी, ठीक है। बहुत हल्की बेंडिंग होने के बाद ये क्या होगी, सीधे रेटिना पर जाकर फॉर्म कर जाएगी। देख लीजिए, मैंने पहले फिर से नोट कर लीजिए इस बात को, आपको ये फिगर इजी बनाकर समझाने के लिए रे ऑफ लाइट को रेफ्रैक्शन के बाद थ्रू दिस डाइवर्जिंग लेंस ज़्यादा बेंड करा दिया था। बहुत हल्की सी बेंडिंग होती है, ये रही बेंडिंग, ठीक है, और बेंडिंग के बाद ये इंटर कर जाएगी और इंटर करने के बाद फिर से आई लेंस के थ्रू रेफ्रैक्ट होगी और एग्जैक्टली रेटिना पर बन जाएगी फिर से इमेज। सो करेक्शन किसके थ्रू कर दिया आपने, करेक्शन कर दिया थ्रू द डाइवर्जिंग लेंस, जिसको कनकेव लेंस भी कहते हैं। सो कनकेव लेंस एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का आप यूज़ करेंगे और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, वो जो डिफेक्ट था उसको करेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो सकता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है वो इन्फिनिटी पे हो सकती है, ठीक है ना, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। अब मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस है इन्फिनिटी पे, तो आपने जो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करवाया है यूजिंग दिस डाइवर्जिंग लेंस, तो वो क्या है, इन्फिनिटी से थोड़ा क्या हो रहा है, पीछे आ जा रहा है। अगर ये पॉइंट इन्फिनिटी का है तो फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी से थोड़ा कम है। फार पॉइंट इज वेयर, फार पॉइंट इज लेस देन इन्फिनिटी। क्लियर हो गई अब बात। सो जिसका जैसा विज़न का डिफेक्ट है, यानी जितने फोकल लेंथ का उसे लेंस चाहिए, उस हिसाब से वो डॉक्टर से मिलकर और उसको करेक्ट कर सकता है या करवा सकता है। आप जानते हैं कि लेंस के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, और ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर मान लेते हैं, और ये जो इमेज बन रहा है उसकी डिस्टेंस आपको यहाँ से पता चल जाएगी। और फोकल लेंथ, अगर ये आपको पता है तो आप फोकल लेंथ निकाल लेंगे, और फोकल लेंथ के कारण आपको क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। और आपको मालूम है डाइवर्जिंग लेंस का जो फोकल लेंथ होना चाहिए वो निगेटिव में आना चाहिए, इसका मतलब है पावर जो है वो भी निगेटिव में आएगा। इसलिए अक्सर आप देखते हैं कि अगर कोई आपको डिस्क्रिप्शन बताता है अपने स्पेक्टेकल का, तो वो बताता है कि उसने प्लस यूज़ किया हुआ है या माइनस यूज़ किया हुआ है, जो ग्लास यूज़ किया है या फाइबर यूज़ किया है अपने स्पेक्टेकल्स में, उसके बारे में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि कह रहा है कि फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई is
40 centimeter in front of eye. Then what is the nature and power of the lens to correct this vision? ओके, सो जस्ट आपको बताया है कि इस केस में क्या होता है। मायोपिया के केस में ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना के पहले हो जाता है। सो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, हल्का सा रे को बेंड करता है, बहुत हल्का सा, ठीक है, बेंड कर दिया, यहाँ पर भी बहुत हल्का सा बेंड कर दिया, ठीक है। जब इसको पीछे लेके आते हैं, ओके, तो ये कुछ ऐसा इमेज बना देता है। यहाँ पर देख लीजिए, इसको फार पॉइंट ऑफ मायोपिया कहते हैं, ऑलरेडी समझा चुके हैं, फार पॉइंट ऑफ मायोपिया। नाउ ये क्या करता है, एंटर करता है और ये एग्जैक्टली रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन कर देता है। सो फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई दिया हुआ है, दैट इज व्हाट आप जानते हैं कन्वर्जिंग लेंस। आप जानते हैं डाइवर्जिंग लेंस के केस में ये रहा आपका डाइवर्जिंग लेंस, और कभी भी आप ऑप्टिकल सेंटर से ही डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो उस हिसाब से इमेज का फॉर्मेशन देखिए किधर हो रहा है। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है तो रे इधर जा रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको आना पड़ रहा है। देयरफॉर दिस इज़ -40 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इन्फिनिटी पे होती है, तो f निकालना है सबसे पहले हमें, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ कीजिए, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये तो पूरा ज़ीरो हो गया, 1/-40 सेंटीमीटर माइनस 1/∞, 1/∞ इज 0 इज इक्वल टू 1/f। अब 1/f इज इक्वल टू -1/40 सेंटीमीटर, देयरफॉर f इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। मीटर में स्टैंडर्ड यूनिट होती है, चेंज कर लीजिए, तो क्या करेंगे, -40 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। ओके, पावर निकालना है, पावर डायोप्टर में होता है 1/f, दैट्स वाई दिस इज 1/40/100, तो 100 ऊपर आ जाएगा और 40 डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन के साथ। नाउ इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2.5, एंड दिस इज नोन एज -2.5 डायोप्टर। सो दिए हुए कंडीशन के हिसाब से आपको डाइवर्जिंग लेंस ऑफ पावर -2.5 डायोप्टर का यूज़ करना पड़ जाएगा। अक्सर अगर आप भी स्पेक्टेकल पहनते होंगे या आपके दोस्त लोग पहनते होंगे तो वो स्पेक्टेकल में सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि उन्होंने 2.5 डायोप्टर का पहना हुआ है, बल्कि वो पॉजिटिव या निगेटिव भी उसके साथ ऐड करके बताते हैं। याद रखिएगा, निगेटिव सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जिंग लेंस के केस में होता है, यानी कनकेव लेंस के केस में ही निगेटिव का सीन बनता है। यानी फोकल लेंथ जब नेगेटिव होगी वो कब होती है, सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जिंग लेंस के केस में नेगेटिव होती है। और अगर नेगेटिव लग गया पावर में तो समझ जाइए कि ये मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस का केस बन रहा है। ऑटोमेटिकली आपको समझ जाना है कि नेगेटिव यानी फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई, डाइवर्जिंग लेंस का यूज़ हो गया, इसी वजह से ये मायोपिया के करेक्शन के लिए यूज़ हुआ है। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा जो डिफेक्ट है, जैसे हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस या
लॉन्ग साइटेडनेस के नाम से जाना जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट, दिस इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। फारसाइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। ये मायोपिया का ठीक अपोजिट होता है। इसमें इफ अ पर्सन इज unable to see nearby object, आप देखिएगा अक्सर ओल्ड एज में, या ज़रूरी नहीं है ओल्ड एज में, अगर आपको कभी ऐसी फीलिंग आए या आपने देखा हो कि कोई आदमी बुक को या पेपर को दूर, ज़्यादा दूर होल्ड करके पढ़ रहा है, तो उसे समझ जाइएगा कि हाइपरमेट्रोपिया है। इफ़ अ पर्सन इज अनेबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन सी फार बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो ऐसी हालत में उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं? उस डिफेक्ट को हाइपरमेट्रोपिया या फारसाइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। यानी उस पर्सन को दूर की चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन नज़दीक की चीज़, ऑब्जेक्ट, उसे साफ साफ नहीं दिखाई देती है। इसमें क्या होता है? आई बॉल becomes too short और small, या आप कह सकते हैं आई बॉल गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, जैसे मायोपिया में गेट्स एलोंगेटेड वर्ड का यूज़ किया था। यहाँ पर क्या होगा? इसके कारण ये हो जाएगा कि फोकल लेंथ of the eye lens becomes greater किससे? नॉर्मल केस से। नॉर्मल जब आई का कंडीशन होता है, उस हालत में जो फोकल लेंथ होती है उससे ज़्यादा हो जाती है जब ये डिफेक्ट होता है। तो जब ये ज़्यादा हो जाएगी तो कन्वर्जिंग पावर क्या होगा? कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस डिक्रीजेस, यानी कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज कर गया तो नॉर्मली रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मल केस में यहाँ पर रेटिना पर इमेज फॉर्म नहीं करेगा, बल्कि द इमेज will form behind the retina। कहाँ फॉर्म कर जाएगा? रेटिना के पीछे। आइए इमेज के थ्रू इसको समझते हैं। नॉर्मल केस में मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल साइज है आई का, ये कॉर्निया, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ। तो नॉर्मल केस में क्या होता है? रे ऑफ लाइट पैरेलली फॉल किया और कन्वर्ज करने के बाद रेटिना पर फॉर्म कर गया। जब आई बॉल शॉर्ट हो जाए, ये रहा कॉर्निया, जब आई बॉल शॉर्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट से रे पैरेलली इस पर जाकर फॉल करेगी, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे जाएगी, लेकिन यहाँ रेटिना पर फॉर्म नहीं करके पीछे की तरफ चली जाएगी फॉर्म करने के लिए, ठीक है। एग्जैक्टली ऑन द रेटिना ये नहीं बन पा रही, बल्कि बिहाइंड द रेटिना बनना शुरू हो गई है। मतलब क्या है कि ये उस केस में एकदम पीछे चली गई है।
अगर फ्रेश इमेज देखें तो उसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि ये रहा हमारा डिफेक्टिव आई, ये कॉर्निया, और ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए यहाँ रख दिया मैंने, तो ये रे ऑफ लाइट जब पैरेलली इस पर फॉल कर रही है तो ये कुछ ऐसे जा रही है। ओके, इस केस में यानी हाइपरमेट्रोपिया में जो लेंस की कन्वर्जिंग पावर है वो क्या होती है, लेसन हो जाती है। देयरफॉर इमेज कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ, रेटिना से बाहर की तरफ आती हुई दिखाई देती है। अब इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, इसके करेक्शन के लिए हमें कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करना है ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। करेक्शन कैसे होगा, यूजिंग कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस का काम क्या है, वो लाइट को, रेज ऑफ लाइट को बेंड करके एक जगह इकट्ठा कर देती है। तो यहाँ पर भी जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो बेंड करेगी हल्की सी यहाँ से, और बेंड करेगी तो वो क्या होगा, बेंड करके एग्जैक्टली रेटिना पर यहाँ से चली जाएगी। ये बेंडिंग शुरू और ये एग्जैक्टली रेटिना पर आ गई बेंडिंग के बाद। इज दैट ओके? सो इस लेंस का वही प्रॉपर्टी जिसमें रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाती है, उस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर इस तरह के डिफेक्ट को करेक्ट किया जाता है। अब क्या है कि आप जानते हैं कि अगर नॉर्मल केस में ऑब्जेक्ट अगर आई के नज़दीक रखा जाता है तो नॉर्मल केस में इमेज का फॉर्मेशन यानी डिस्टिंक्टली जो ऑब्जेक्ट दिखाई देती है एकदम साफ साफ, वो दूरी कितनी होती है, वो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, यानी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न। तो इसको कहते हैं नॉर्मल नियर पॉइंट, क्योंकि यहाँ से रेटिना पर आसानी से इमेज का फॉर्मेशन हो गया है। ओके, तो ये क्या कहलाता है, नॉर्मल नियर पॉइंट। और वो कितना है आपका, यहाँ पर वो 25 सेंटीमीटर है नॉर्मल केस में। लेकिन यहाँ इस केस में तो आपको वो नियर पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर आने से ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे देता है। अभी ऑब्जेक्ट मानकर चलिए कि कहीं ऐसे पॉइंट पर 25 सेंटीमीटर से एबव रखा हुआ है, यानी आगे रखा हुआ है, जहाँ से वो इमेज क्लियरली नहीं दिखाई देता है। अब आपने ये कन्वर्जिंग लेंस लगा दिया। कन्वर्जिंग लेंस लगाने के बाद अब इसका फ्रेश, इस ऑब्जेक्ट का एक फ्रेश इमेज बनेगा। मान लेते हैं ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, थोड़ा रेज को दिखाने में दिक्कत होगी अगर ये विड्थ ज़्यादा है तो ये कॉर्निया और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जहाँ से रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह इंटर करती है और रेटिना पर जाकर नहीं मिलती है, बल्कि उसके पीछे जाकर मिलती है। ये रहा हमारा रेटिना के पीछे मिलने का। अब जब आपने करेक्टिव लेंस लगा दिया यहाँ पर, करेक्टिव लेंस लगाने के बाद ये हल्का सा बेंड करेगा, ठीक है, बेंड कर गया, यहाँ से भी हल्का सा बेंड करेगा, ठीक है। ये बेंड करने के बाद जब आप इसको पीछे लेकर जाइएगा, ठीक है, इसको भी पीछे लेकर जाइएगा तो देखिए आ गया, क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसका वर्चुअल इमेज यहाँ बन गया। अब ये फिर अंदर जाएगा और यहाँ पर चूंकि लेंस है, जो मैंने इस फिगर में नहीं दिखाया हुआ, किसी फिगर में लेंस क्या करेगा, इसको फिर बेंड करना शुरू करेगा और बेंड करके कहाँ पहुँचा देगा, यहाँ पहुँचा देगा। क्यों? क्योंकि इस दिए हुए ऑब्जेक्ट का अब वर्चुअल इमेज यहाँ बन रहा है
और यही वर्चुअल इमेज अब आई के लिए क्या हो रहा है, इस लेंस के कारण एक ऑब्जेक्ट की तरह सर्व कर रहा है, सर्विंग लाइक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो नियर पॉइंट था जहाँ से वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा था, उस ऑब्जेक्ट का इस लेंस ने क्या कर दिया, एक वर्चुअल इमेज बना दिया। अब ये इमेज इस दिए हुए आई के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और उसका इमेज अब एग्जैक्टली कहाँ आकर बन जा रहा है, रेटिना पर आके बन जा रहा है। सो ये डिस्टेंस अब क्या हो गई, ये डिस्टेंस अब कहलाएगी ये नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, यानी अब ये नियर पॉइंट हो गई हाइपरमेट्रोपिया के लिए। नॉर्मल नियर पॉइंट कितना है, 25 सेंटीमीटर। जब ये लेंस आपने लगाया तो रे बेंड कर गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। ठीक है, जब उसको आप पीछे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो एक वर्चुअल इमेज इस ऑब्जेक्ट का बन रहा है जिसको पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने मान लिया। यहाँ पर थोड़ा सा रे को ड्रॉ करने में डिफ़िकल्टी आती है, उसको ईजिली समझाने के लिए ऐसा हमने किया। एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देने से दिए हुए ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज पीछे जाकर बन गया, यानी आपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पीछे डिस्प्लेस कर दिया, धक्का देकर उसे पीछे पहुंचा दिया इस लेंस की प्रॉपर्टी के कारण। अब यही इमेज जो वर्चुअली फॉर्म कर रहा है, दिए हुए आई के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब आसानी से इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन जा रही है, एग्जैक्ट रेटिना पर बन जा रही है और वो ऑब्जेक्ट अब विजिबल हो गया है जो पहले क्लियरली विजिबल नहीं होता था। ये नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया है और ये नॉर्मल नियर पॉइंट है जो 25 सेंटीमीटर होती ही है। आइए इस पर देख लेते हैं एक क्वेश्चन, क्योंकि जब भी आप कभी इस तरह से सफ़र करेंगे या डिफेक्ट किसी को भी इस तरह की होगी तो उसे पावर ऑफ द लेंस की ज़रूरत पड़ती है कि वो कौन सा पावर वो यूज़ करेगा। इन दैट केस आपको फिर से लेंस का फॉर्मूला यूज़ करके पावर को समझने की ज़रूरत होती है। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं इस पर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन is 125 centimeter. Then find the nature and power of the lens used to correct this डिफेक्ट। ओके, अगर एक रफ फिगर ड्रॉ करें तो ये नॉर्मल कंडीशन हमारे आई का मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ अभी रखा हुआ है, रे ऐसे जा रही है, ये रेटिना पर नहीं बन रही है, पीछे जाकर बनेगी। अब करेक्ट करना है तो एक कन्वर्जिंग लेंस यूज़ कर लेते हैं। कन्वर्जिंग लेंस के कारण ये रे को हल्का सा बेंड करेगा, बहुत हल्का बेंड कर दिया। अब इसको आप पीछे की तरफ ले जाइए बेंडिंग के बाद। ठीक है, ये बेंडिंग हो गई। उसी तरह यहाँ पर भी बेंड कर देगा बहुत हल्का सा। जब आप उसको पीछे की तरफ ले जाएंगे तो ये कहीं यहाँ बन गया। ये क्या है, एन डैश है। ठीक है, यानी नॉर्मल पॉइंट। और उसके कारण ये अब इंटर किया और इंटर करने के बाद रेफ्रेक्ट होने के बाद एग्जैक्टली रेटिना पर बन गया। अब आपको मालूम है फॉर्मूला लेंस का 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब अब आपको v और u सर्च करना है और f निकालना है, फोकल लेंथ जो कि पावर अप निकाल सकें। आप जानते हैं कि नॉर्मल नियर पॉइंट कितना है, n दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसी को हम लोग u मानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है।
चूँकि रे इधर जा रही है और आपको ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ आकर लेना पड़ रहा है उसका डिस्टेंस, देयरफॉर -25 सेंटीमीटर। और कितना दिया हुआ ये 125 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, लेकिन अब उसका वर्चुअल इमेज यहाँ बन गया है और यही वर्चुअल इमेज इस दिए हुए आई के लिए क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ है ना, देयरफॉर v इज इक्वल टू -125 सेंटीमीटर। अब f निकाल लीजिए आसानी से, दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/-125 सेंटीमीटर -25। एलसीएम कितना 125, ये कितना हो गया -1 और ये प्लस कितना 5 टाइम्स, कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके 4/125। ओके, क्या है ये सेंटीमीटर में है। दिस इज 1/f, देयरफॉर f इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू 125/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 मीटर। नाउ पावर इज इक्वल टू 1/f, वैल्यू डालिए, ये कितना हो जाएगा 125 और ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये कितना हो गया 5, ये 4 टाइम्स, ये आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद 16 डिवाइडेड बाई 5, कितना आ जाएगा ये 3.2 डायोप्टर। पॉजिटिव वैल्यू है, देख लीजिए आप इसको। तो इस दिए हुए सिचुएशन के हिसाब से आपको कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करना है, कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करना है, जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए 3.2 डायोप्टर पॉजिटिव वैल्यू के साथ होनी चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू के साथ आपको कोई भी अपने स्पेक्टेकल का जो पावर का नंबर है वो क्यों बताता है। सो अगर पॉजिटिव वैल्यू है मतलब फार साइटेडनेस का आप शिकार हैं, आपको डिफेक्ट कौन सा है हाइपरमेट्रोपिया का है, यानी आपको फार ऑब्जेक्ट दिखाई देती है, नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देती है। और अगर निगेटिव बता रहा है मीन्स मायोपिक विजन है। इट्स ओके, बढ़ते हैं, लेते हैं थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट। लेट्स सी नाउ प्रेस बायोपिया, ये थर्ड डिफेक्ट्स ऑफ विजन है। प्रेस बायोपिया में सिलियरी मसल्स होता कब है, इसका एक कंडीशन है, जनरली ओल्ड एज में होता है, जनरली इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में ऐसे भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स धीरे धीरे वीक होने लगते हैं, एजिंग का एक अपना मामला होता है। सो उसी तरह सिलियरी मसल्स बिकम वीक। इस केस में प्रेस बायोपिया में सिलियरी मसल वीक हो जाता है। और दूसरा आई लेंस जो है, आई लेंस वो रिजिड हो जाता है, यानी इनफ्लेक्सिबल। आई लेंस बिकम रिजिड और इनफ्लेक्सिबल। जब ये दोनों चीज़ें होने लगेंगी ओल्ड एज में, तो इससे क्या होगा आपको मालूम है, इससे द आई विल लूज इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। और पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में समझा है हम लोगों ने। क्या समझा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट नियर बाई रखी जाती है, ये रहा हमारे आई का लेंस और ये सिलियरी मसल्स, जिससे क्या है
सस्पेंसरी लिगामेंट अटैच्ड रहता है और वो कहाँ तक फैला हुआ रहता है, वो सिलियरी मसल से सस्पेंसरी लिगामेंट किसको कनेक्ट करता है, लेंस को। यहाँ पर लेयर ऑफ लेंस होते हैं। जब ऑब्जेक्ट नियर बाई रहता है यानी 25 सेंटीमीटर, ये क्लियर विजन की मिनिमम डिस्टेंस है, डिस्टिंक्ट विजन की मिनिमम डिस्टेंस है, या इसको कह सकते हैं इट इज़ नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। इससे या इसके जस्ट एबव थोड़ा आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो सिलियरी मसल्स उस केस में सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू लेंस को क्या करता है, बल्ज कर देता है, थिक कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, उसकी फोकल लेंथ घट जाती है। और फोकल लेंथ घट जाती है तो जो रे डाइवर्ज करता हुआ जा रहा है ऑब्जेक्ट से, उसको ये क्या करता है, एकोमोडेट कर लेता है। कौन, ये लेंस एकोमोडेट कर लेता है, और उसकी वजह से, उस एकोमोडेशन की वजह से ये क्या हो जाता है, क्लियर इमेज रेटिना पर फॉर्म कर जाता है। प्रेसबायोपिया में ओल्ड एज पर्सन को नियर बाई ऑब्जेक्ट, ओल्ड एज पर्सन unable to see nearby object, nearby object clearly। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं सिलियरी मसल्स वीक हो गया है, आई लेंस वो इनफ्लेक्सिबल हो गया है, और पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या हो गई है, लूज कर गई है, पहले जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। देयरफॉर नियर बाई ऑब्जेक्ट वो क्लियरली नहीं देख पाता है। ओल्ड एज पर्सन में इस प्रॉब्लम की वजह से ये जो नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन देख रहे हैं वो अब इस पॉइंट पर नहीं रह के वो इससे दूर चली जाती है। यानी क्या होता है, नियर पॉइंट recedes यानी go away and becomes much more than 25 सेंटीमीटर। सो नियर पॉइंट अब 25 सेंटीमीटर पर नहीं है, डिस्टिंक्ट विजन की जो मिनिमम डिस्टेंस होती थी वो 25 सेंटीमीटर पर नहीं बल्कि उससे और आगे चली गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस केस में भी क्या हो रहा है, नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिख पा रहा है, क्लियरली नॉट विजिबल। और जब नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं होता है वो केस हाइपरमेट्रोपिया का होता है। हाइपरमेट्रोपिया, इसका मतलब है कि ये जो प्रेसबायोपिया है वो हाइपरमेट्रोपिया के जैसा ही एक केस है। इसके करेक्शन के लिए भी, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया में नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं होता है लेकिन फार बाई ऑब्जेक्ट विजिबल होता है क्लियरली। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि प्रेसबायोपिया में नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं है, क्योंकि जो सिलियरी मसल्स और आई लेंस में प्रॉब्लम आ गई उसके कारण आई प्रॉपरली एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है, वो अपनी जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो लूज कर गया है। अब हाइपरमेट्रोपिया में आप क्या करते थे, उस डिफेक्ट में करेक्शन के लिए आप कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस का यूज़ करते थे। सेम उसी तरह प्रेसबायोपिया में भी करेक्शन कैसे होगा, ये करेक्शन होगा यूजिंग
यूजिंग कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस ऑफ appropriate focal length। ठीक है, तो क्लियरली ये चीज़ आप अपने माइंड में अच्छे से फिट कर लीजिए। प्रेसबायोपिया हाइपरमेट्रोपिया ही जैसा है, बट ये ओल्ड एज की प्रॉब्लम है जब सिलियरी मसल्स वीक होने लगते हैं और आई लेंस इनफ्लेक्सिबल या रिजिड हो जाता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, आप ये देख पा रहे हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से बताया हुआ है। आप प्लीज़ वहाँ पर जाके उसको पहले समझ लें। किसी किसी पर्सन में दोनों केस पाया जाता है, मायोपिया का भी और हाइपरमेट्रोपिया का भी। इस केस में जो स्पेक्टेकल बनता है उसमें आप देखेंगे ये कट रहता है। ऊपर आप यूज़ करते हैं डाइवर्जिंग लेंस का और नीचे यूज़ करते हैं कन्वर्जिंग लेंस का। ओके, तो ये रहा। ये देखिए क्यों ऊपर में यूज़ करते हैं डाइवर्जिंग लेंस का। कारण यह है कि जब भी हमको दूर देखना रहता है तो ऐसे सीधा देखते हैं, जब नज़दीक देखना रहता है तो ऐसे देखते हैं, यानी नीचे की तरफ देखते हैं। सो नीचे क्या करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस लगा देते हैं सो दैट कि वो करेक्शन हो जाए। और यहाँ पर क्या है, सामने क्या कर दिया मैंने, सामने लगा दिया है ऊपर की तरफ डाइवर्जिंग लेंस, सो दैट मायोपिया में क्या होता है कि नज़दीक की ऑब्जेक्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की ऑब्जेक्ट साफ साफ नहीं दिखाई देती है। सो अब दूर की ऑब्जेक्ट भी दिखाई देने लगी। सो ऐसे लेंस को बाईफोकल यानी दो फोकस वाला लेंस कहते हैं और यही यूज़ किया जाता है जब दोनों तरह की कंडीशन होती है। तो एक कंडीशन है कैटरैक्ट का। जनरली ये तो ओल्ड एज में होता है लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने पर्सनली कुछ यंग चिल्ड्रेन के अंदर भी ये प्रॉब्लम देखी है कि जो आइज़ के अंदर आपने देखा था मल्टी लेयर्स में लेंस होते हैं और ये लेंस किस चीज़ के बने होते हैं, प्रोटीन फाइबर के बने होते हैं। इस प्रोटीन फाइबर में यानी लेंस में जो कि प्रोटीन फाइबर से बना हुआ है उसमें प्रॉब्लम आने लगती है और ये प्रोटीन जो हैं वो क्लम्प करने लगते हैं एक साथ और क्लम्प करने के कारण लेंस के ऊपर या लेंस में एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने लगता है। ये मेम्ब्रेन क्या करता है कि इस सरफेस को क्लाउडी कर देता है, यानी लेंस को पूरी तरह से क्लाउडी कर देता है, या यूँ कहें कि लेंस जो है वो ओपेक हो जाता है। सो उस पर्सन को जिसको ये कैटरैक्ट की परेशानी होती है वो क्लाउडी देख पाता है या बिल्कुल ब्लर्ड होता है, या अगर मैक्सिमम केस में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता है। सो आप भी देख पाएंगे जिस पर्सन के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम है उसके फ्रंट ऑफ द आई में बिल्कुल ये पोर्शन लगेगा कि एक बिंदी जैसा कुछ उसके जो ये ब्लैकिश पोर्शन है उसको कवर करता जा रहा है, यानी कॉर्निया से लाइट इंटर ज़रूर हो रही है लेकिन लेंस के अंदर वो इंटर नहीं कर पा रही है, वो डिस्टर्ब हो जा रही है क्योंकि वहाँ पर जो प्रोटीन फाइबर है वो डिस्टर्ब्ड हैं। ऐसी हालत में इसको ठीक किया जाता है थ्रू सर्जरी कर दीजिए। सर्जिकल ऑपरेशन आप जब करेंगे और करके
उसे रिमूव कर देंगे, जो लेंस डैमेज है उसे हटा देंगे और न्यू लेंस, यहाँ पर आर्टिफिशियल न्यू लेंस इंसर्ट कर देंगे। जब आप न्यू लेंस इंसर्ट कर देंगे वो पर्सन फिर से नॉर्मैलिटी की तरफ लौट जाएगा और उसका विज़न अच्छा हो जाएगा। इस तरह आप समझ चुके हैं कि कैटरैक्ट किस तरह की प्रॉब्लम है और उसे कैसे सही किया जा सकता है। सो होप के आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।